हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में काफ़ी कुछ सीख लिया था, जैसे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह क्या होती हैं। इसमें है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे ये रिएक्टेंट साइड है, तो ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हो गए और एक प्रोडक्ट बना दिया, जिसे उत्पाद कहते हैं। तो ये उत्पाद जो है एक बना दिया दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ने मिलकर। तो ये रिएक्शन जो होगी ये संयोजन होती है, क्योंकि इसमें संयोजित हो रही है, इकट्ठा हो रहे हैं दोनों, तो इसको संयोजन कहते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब तो यहां पे डेफिनेशन ये रही, बोलता जब यहां से यहां तक दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग का मतलब मिल जाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ थे, मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पेपर में आता है ये, इसको याद रख लेना। और दूसरा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे बोलता है क्रियाकलाप 1.4 में हमने देखा, इसने क्या करा है, देखो 1.4 में क्रियाकलाप 1.4 ये रहा। बोलता है एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना लिया, इसमें जल डाला धीरे धीरे और बीकर को स्पर्श करा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना जो है इस बीकर को गर्म कर देगा। तो उसी चीज की बात कर रहा है ये। यहाँ पे बोलता है कि तो वो उस अभिक्रिया में मिश्रण जो है गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में, तो यहां से इसकी डेफिनेशन शुरू है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो, तो कोई प्रोडक्ट तो बना ही बना, लेकिन उसके साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, तो ये CH4 प्लस O2, तो ये यहाँ पे बना रहा है CO2 प्लस H2O। तो H2O तो पानी हो गया, प्लस ऊर्जा, ये रही हीट। तो इसमें ऊष्माक्षेपी का मतलब ये जो ऊष्मा क्षेपित करती हो, जिसमें से हीट निकलती हो। और बाकी एक रिएक्शन ये भी है, तो ये देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आती है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा है, कि इसमें एक पदार्थ जो है एक से ज्यादा में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे FeSO4 है, तो ये Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट गया, तीन अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में। तो ये वियोजन अभिक्रिया होती है, और ये भी इसी का ये एक एग्जांपल है। अगली जो अभिक्रिया है, यहाँ पे कुछ एक रिएक्शन इसने बता रखी है, जैसे ये वाली। तो ये विद्युत अपघटन की बात करता है, देखो। तो विद्युत अपघटन भी वही चीज है कि जिसमें टूट रहा है, ये वाली रिएक्शन भी वही चीज है। अब इसमें क्या खास हो रहा है, इसमें हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये ट्यूब है, इसमें हमने ग्रेफाइट रो डाल दी, और उसके बाद इसमें पानी था अंदर। तो ये इस साइड भी जब इसमें से बिजली पास करी, तो जो पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो टूट जाएंगे। तो एक जगह हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगा इस साइड, और इस साइड ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा। तो किस कारण हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे भी वही, कि एक H2O जो पानी है वो दो पदार्थों में विघटित हो गया। और उसी तरह से ये भी है, जैसे कि AgCl, जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये Ag और Cl2 दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे एक लोहे की कील ली, बोलता है लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें
रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। और उसके बाद ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लीजिए। प्रत्येक परख नली में 100 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। तो एक परख नली में 100 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट के लिए डुबोकर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए, तो एक अलग होगी, बाकी एक को 20 मिनट के लिए इसमें डुबोकर रखा। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। तो अब देखना है इसमें, देखिए इसमें भी यही चीज है, ये अभिक्रिया थी विस्थापन। तो इसमें क्या है, रंग अलग अलग हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि देखो जैसे ये है आयरन और इसको कॉपर सल्फेट ये रहा। तो जब ये आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। तो देखो जब आयरन यहाँ से हटके, मतलब ये आयरन जो है इस कॉपर को हटा देगा, तो FeSO4 बना दिया और Cu अलग हो गया। तो ये FeSO4 प्लस Cu बन गया। तो यहाँ पे इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यही रेफरेंस यहाँ नीचे भी देखिए, बाकी सब में भी ऐसा ही होता है। और एक और है जिसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन में क्या हो रहा है, दोनों जगह, जैसे Na2SO4 है और BaCl2 है, तो इसमें भी Na2 क्या करेगा, इस Ba को हटा देगा। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि भाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव हो ऐसे तभी हटा पाएगा, नहीं तो नहीं हटा पाएगा। तो ये Na इसको हटा देगा और Ba यहाँ से हटके SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो BaSO4 जुड़ गया, एक यहाँ पे हो गया विस्थापन, और NaCl के साथ जुड़ गया, दूसरा विस्थापन ये हो गया। तो इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। अब आती है उपचयन और अपचयन। तो इसमें उपचयन या अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया या रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, देखो उपचयन का सिंपल सा मतलब, जैसे ये हाइड्रोजन है, इस साइड हाइड्रोजन था और उसके बाद रिएक्शन के बाद ये इसने हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के यहाँ पे H2O बना दिया। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ गई है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसलिए इसको कहते हैं उपचयन। और अपचयन जिसमें घट जाए, अपघटन हो ऑक्सीजन का, बस ऑक्सीजन का इसमें देखेंगे, बाकी किसी चीज का नहीं। तो ये CuO में से O हट गया, बाकी Cu कॉपर जो है वो रह गया यहाँ पे, तो इसमें से ऑक्सीजन हटा है, तो इसलिए इसको कहते हैं अपचयन। तो जिस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हो इसलिए उसको कहते हैं रेडॉक्स। अब क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? तो देखो यहाँ पे बोलता है, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो उनका रंग जो है लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है, हवा में जो मॉइस्चर जो होता है उसके साथ। दूसरी और जो चीज होती है कि भाई जो गैस जो होती है उसमें गैसें जो हैं उनके साथ, तो इसलिए वो जब रिएक्ट कर जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। तो इसी को संक्षारण कहते हैं। वैसा ही बोलता चांदी के ऊपर भी काली परत बन जाती है, तो ये सारे संक्षारण के उदाहरण है। अब आती है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता बोलता है जैसे वसायुक्त खाना या तेलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जो होती है लंबे समय तक रखा जाए तब उनका स्वाद और गंध जो है बदल जाती है, खराब हो जाते हैं वो। तो क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन या बाकी जो गैसेज जो होती है उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि भाई वायुमंडल में जो गैस होती है उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसके साथ भी रिएक्ट करके वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज वगैरह जो आपने चिप्स वगैरह के पैकेट आपने देखा होगा, उस थैली में जो है अंदर से बहुत ज्यादा फुली हुई होती है, चिप्स कम होते हैं लेकिन थैली फुली हुई होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन इस टाइप की गैसें जो है उसमें डाल दी होती है ताकि ऑक्सीजन को हटा दे। तो ऑक्सीजन
हटेगी तभी तो नाइट्रोजन उसमें आ जाएगी। तो नाइट्रोजन से भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है रिएक्ट नहीं करती है, तो ये कम सक्रिय गैस है, तो रिएक्ट नहीं करेगी, तो रिएक्ट नहीं करेगी, बहुत कम रिएक्ट करेगी, तो धीरे धीरे उसको खराब करेगी। इसलिए उनकी जो वैलिडिटी होती है 3 महीने या 6 महीने तक होती है। तो ये विकृत गंधिता कहलाता है। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, और मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं पक्का दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।